हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। तो हम लोगों ने सीए इंटरमीडिएट में आपका इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स पढ़ा रहे थे। जो कि आपका कहाँ तक हुआ था बताओ बच्चों। तो आपका इनकम टैक्स हुआ था सेक्शन 17 सबसेक्शन 1, ठीक है ना। जिसमें आपको सैलरी के बारे में सारा सब कुछ बताया था, ठीक है। ये देखो भाई, सेक्शन 17 में कितने सबसेक्शन है? सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। तो आपका ये सबसेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। चलो, देखो यहां तक हो गया था। अब आपको यहां से पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका एन्यूटी, ठीक है। एन्यूटी आर पेंशन। एन्यूटी का मतलब क्या होता है? एक छोटा छोटा क्या है, अमाउंट, मतलब पीरियोडिक अमाउंट। सीरीज, नंबर ऑफ सीरीज की बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। एक नंबर ऑफ सीरीज में जब हम पेमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं क्या? एन्यूटी, ठीक है ना। मतलब कि छोटा छोटा अमाउंट आपको हर मंथ या पर ईयर पे करना पड़ेगा, तो इसे बोलते हैं एन्यूटी। ओके, समझ में आया? तो एन्यूटी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं, क्या होता है एन्यूटी। एन्यूटी इज ट्रीटेड एज सैलरी। मतलब एन्यूटी को हम क्या ट्रीट करते हैं? सैलरी। एन्यूटी इज सम पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर ईयर। It is yearly grant. If a person invests some money entitling him to series of equal annual sum। देखो वही चीज इसने भी बता दिया। यदि कोई पर्सन या इन्वेस्ट कर रखा है मनी इंटाइटलिंग हिम टू सीरीज, ठीक है ना, सीरीज ऑफ इक्वल एनुअल सम, सच एनुअल सम आर एन्यूटीज इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है ना। ये एनुअल सम क्या है? आपके इन्वेस्टर का हाथ में एज ए एन्यूटी जाएगी, ठीक है ना। चलो, एन्यूटी रिसीव बाय अ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, ठीक है। अब ये एन्यूटी कौन रिसीव करेगा? प्रेजेंट एम्प्लॉयर टू बी टैक्स्ड एज ए सैलरी, ठीक है। इट डज नॉट मैटर whether it is paid in pursuance of a contractual obligation or voluntary। देखो, आपको कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के अकॉर्डिंग पे करना पड़ रहा है या फिर आप अपने मन से पे कर रहे हैं वॉलेंट्री। ओके, चलो। तो एन्यूटी रिसीव्ड फ्रॉम अ पास्ट एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज अ प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। कह रहा है एन्यूटी रिसीव्ड फ्रॉम किससे? एक पास्ट एम्प्लॉयर से या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, किसी से भी एन्युटी रिसीव्ड होगी, ठीक है ना। वो आपकी क्या होगी भाई? या तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होगी या फिर वॉलेंट्री ऑब्लिगेशन होगी, ठीक है ना। वॉलेंट्री अगर वो देना चाहता है एम्प्लॉयर तो दे सकता है। अब मान लो आपने कहीं पे 10 साल या 20 साल जॉब करके छोड़ दिया है, तो आपको, आप क्या बन गए हो? मतलब वो एम्प्लॉयर पास्ट एम्प्लॉयर, आप पास्ट एम्प्लॉई हो, ठीक है। पास्ट एम्प्लॉयर आपको क्या देगा? सैलरी के बदले एन्यूटी देगा, ठीक है ना। एन्यूटी रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन आर एन एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कह रहा है एन्यूटी रिसीव्ड फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर। मतलब कि जैसे कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं किसी कंपनी में, ठीक है। अब वहां से आपको किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट वगैरह एज एन्यूटी मिल रहा है, तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, चलो। तो ये आपकी जो पीरियोडिक पेमेंट है सीरीज, लाइक आपकी एन्यूटी, उसका उसे आप पेंशन भी कहते हैं। क्या बोलते हो? पेंशन। चलो, तो कंसाइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मतलब कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइन करती है पेंशन को। ये क्या है? एज अ पीरियोडिक पेमेंट मेड स्पेसिफिकली बाय अ गवर्नमेंट आर अ कंपनी आर अदर एम्प्लॉयर्स। कह रहा है कि स्पेशली बाय अ गवर्नमेंट आर कंपनी अदर एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ पास्ट सर्विस। मतलब वही चीज बताए,
कि कोई भी एम्प्लॉय है अगर वो 4 साल 5 साल 10 साल सर्विस करके क्या करता है, रिटायरमेंट ले लेता है, तो उसके बाद चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हो, चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय रहा हो, या फिर अदर एम्प्लॉय रहा हो, ठीक है, सबके केस में क्या रिसीव होगा भाई, पेंशन रिसीव होगी, पेबल आफ्टर हिज रिटायरमेंट, उसके रिटायरमेंट के बाद। चलो, अब आपकी जो पेंशन होती है वो दो प्रकार की होती है। पेंशन इज ऑफ टू टाइप्स, कम्यूटेड पेंशन एंड अनकम्यूटेड पेंशन। चलो देखो भाई, अगर आप अनकम्यूटेड पेंशन आपकी है तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी, याद रखना, ठीक है। अनकम्यूटेड पेंशन क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। अनकम्यूटेड पेंशन रिफर टू पेंशन रिसीव्ड पीरियोडिकली, ठीक है, आप पीरियोडिकली पेंशन रिसीव कर रहे हैं, मतलब अनकम्यूटेड है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड्स, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। देखो आप अच्छे से समझ लो, जो आपकी पेंशन होती है, ठीक है, पेंशन आपका दो प्रकार की होती है, अनकम्यूटेड, कम्यूटेड, ठीक है। अब जब ये एक अनकम्यूटेड है, तो चाहे वो एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, दोनों के केस में फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। ओके, अगर आप कम्यूटेड पेंशन आपका है, कम्यूटेड पेंशन के केस में अब ये डिसाइड करता है कि भाई आप, भाई इसमें ये गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, डजेंट मैटर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, डजेंट मैटर। ओके, ये मैटर नहीं करता, बट एक चीज मैटर करता है, यदि आपको क्या रिसीव हुई है, बताओ, एक आपकी ग्रेचुटी होती है, ठीक है ना, ग्रेचुटी पढ़ाएंगे भाई, इसके बाद का कंसेप्ट है, पहले पढ़ाना था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है, ठीक है ना, रिसीव्ड हुई है, तो अलग केस में मिलेगा, 1/2 मल्टीप्लाई करना होगा भाई कम्यूटेड पेंशन, ठीक, डिवाइड बाई करना है परसेंटेज ऑफ, मतलब कितना परसेंट आप कम्यूट कराया, परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है ना। ओके, मल्टीप्लाई 100, अगर आप नीचे टोटल परसेंटेज में लिखोगे तो ऊपर हम मल्टीप्लाई 100 से नहीं कराना पड़ेगा, अगर केवल रेट लिखते हैं तो ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अभी क्वेश्चन कराएंगे, समझ में आ जाएगा। अब यदि आपको ग्रेचुटी नहीं रिसीव होती है तो कितना पोर्शन आपको एग्जाम्प्ट रहेगा, ठीक है, ग्रेचुटी रिसीव्ड के केस में और नॉट रिसीव्ड के केस में। चलो चार्ट दिखा देते हैं, इसमें आपका एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखो हमने अभी आपको बताया, अगर आपकी ग्रेचुटी क्या है, कम्यूटेड है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डजेंट मैटर। ओके, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आपका कम्यूटेड पेंशन आया, ठीक है, कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन के केस में आपका एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, अगर आप क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, क्या हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, आपका फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(a) फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप क्या हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, मतलब अदर एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, तो अदर एम्प्लॉय का मतलब आपके प्राइवेट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, ठीक है। इफ द एम्प्लॉय इन, अब इस केस में, अदर एम्प्लॉय के केस में दो केस है, अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई है, क्या हुई है, अभी हमने बताया था ऊपर के केस में, यदि आपको ग्रेचुटी क्या होती है, रिसीव होती है, तो आपको किस प्रकार से टैक्सेबल होगा, सॉरी 1/2 नहीं है, 1/3 है यहाँ पे, ध्यान रखना, तो 1/3
मल्टीप्लाई करना है, आपको कम्यूटेड पेंशन डिवाइड करना होगा परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। ठीक है, तो 1/3 कम्यूटेड पेंशन डिवाइड करना होगा परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो आपको यदि ग्रेजुटी रिसीव हुई है तो आपका एग्जम्पशन निकल आएगा। ठीक है, अब अगर आपका ग्रेजुटी नहीं रिसीव हो रही है तो कितना टैक्स, कितना एग्जम्पशन मिलेगा? 1/2 मल्टीप्लाई कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। ठीक है, क्या होगा? 1/2 कम्यूटेड पेंशन डिवाइड करना होगा परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलो। अब तो अब आप लोग देखो, अगर आपको ग्रेचुटी नहीं रिसीव हो रही है, ठीक है, ऐसे इंप्लॉई हो जैसे आपको मतलब क्या नहीं रिसीव हो रही है, ग्रेचुटी नहीं रिसीव हो रही है। चलो, इस केस में क्या होगा? हाँ, अब आपको क्या है, अगर ग्रेचुटी नहीं रिसीव हो रही है तो कितना पोर्शन एग्जम्प्ट होगा? 1/2 कम्यूटेड पेंशन डिवाइड करोगे परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। ठीक है ना? 1/2 कम्यूटेशन, कम्यूट जो पेंशन है, कम्यूटेड पेंशन अमाउंट में लिखोगे, डिवाइड बाई परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। ठीक है, चलो, ये चार्ट में देख लो आप लोगों को भाई, सेम टू सेम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कह रहा है आपका पेंशन टू टाइप का होता है, एक होता है कम्यूटेड, एक आपका अनकम्यूटेड। ठीक है, तो कम्यूटेड के केस में आपका फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, ये है आपका अनकम्यूटेड पेंशन फुल्ली टैक्सेबल। अब कम्यूटेड पेंशन के केस में एम्प्लॉय यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कम्यूटेड पेंशन आपके दो पार्ट में बढ़ते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जम्प्ट, अनकम्यू सॉरी अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो केस बनेंगे। ग्रेजुटी रिसीव्ड हुआ तो 1/2, 1/3 मतलब ग्रेजुटी आपको रिसीव हो रही है तो 1/3, अगर ग्रेजुटी रिसीव नहीं हो गई है तो 1/2 एग्जम्पशन मिलेगा। देखो 1/3 मतलब आपको कम ग्रेजुटी का एग्जम्पशन, सॉरी कम पेंशन का एग्जम्पशन मिल रहा है, और 1/2 का मतलब ज्यादा पेंशन का एग्जम्पशन आपको मिल रहा है। डिवीजन में जितनी बड़ी अमाउंट होगी समझो उतना कम आपको एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ग्रेजुटी रिसीव हो रही है तो आपको एग्जम्पशन कम मिलेगी, 1/3 कम्यूटे मतलब कि पेंशन कम्यूटेड डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अगर आपको ग्रेजुटी रिसीव हो रही है मतलब नहीं रिसीव हो रही है तो क्या होगा? 1/2 कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन मल्टीप्लाई 100। ओके, चलो, समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एग्जाम्पल करेंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, चलो, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 क्या दे रखा है आगे रीड कर लो। भाई इसमें तीन तरीके से है, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। देखो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय और ग्रेचुटी रिसीव्ड है, ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड है। मतलब ये क्या है आपका? भाई सिंपल, आप जो अभी हम पेंशन रिसीव्ड में दो बांटे थे, एक आपका कम्यूटेड पोर्शन था, एक आपका अनकम्यूटेड पोर्शन था। ठीक है ना? तो अगर आपका कम्यूटेड है तो ये दोनों में अच्छे से आ जाएगा। चलो, एक एक कराते हैं। अब क्वेश्चन फर्स्ट नंबर देखो क्या दे रखा है। करा मिस्टर सागर, आगे क्वेश्चन तो रीड करो। मिस्टर सागर हु रिटायर्ड, वो कब रिटायर्ड हो रहा है? 1/10/2024 को, इज रिसीविंग 5,000 पर मंथ। मतलब 1/10/2024 को वो क्या हो रहा है? रिटायर हो रहा है। तो बताओ, 10 मतलब अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है ना? अब आपका उसके बाद 1 फरवरी से जनवरी, मतलब कि देखो 1 अक्टूबर हो गया। ठीक है, फिर आपका 1 अक्टूबर के बाद क्या आएगा? 1 नवंबर आ जाएगा, 1 नवंबर 2024, 1 दिसंबर 2024, फिर 1 जनवरी 2024। मतलब ये 4 महीने आपको 5-5 हजार रुपए मिले होंगे। ठीक है ना? 5 हजार रुपए पर मंथ। ठीक है, 4 महीने। फिर उसके बाद देखो क्या हुआ, 1 फरवरी 2025 को, 1 फरवरी 2025 को क्या हुआ?
ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव्ड 3 लाख रुपए एज ए कम्यूटेड पेंशन, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन एच। चलो, तो अब आपने क्या करा लिया, कम्यूट करा लिया। मतलब कम्यूट कराने का मतलब है आपने 60% कम्यूट करा लिया, ठीक है ना। चलो, मतलब लमसम अमाउंट रिसीव्ड करोगे, ठीक है ना। कम्यूट कराने का मतलब है आपने 20 साल 25 साल सर्विस किया, आपका टोटल क्या हुआ होगा, हर महीने क्या कटते गया होगा, पीएफ का पैसा कटते जाएगा, कटते जाएगा, कटते जाएगा, ठीक है। वो लास्ट में रिटायरमेंट के बाद चाहे तो आप तुरंत ले लो, कम्यूट करा लो, और चाहे तो आप उसे अनकम्यूट मतलब उसे सीरीज में अपने मतलब रिटायर के बाद आपको पैसा मिले, इसलिए आप क्या करो, अनकम्यूट मतलब कुछ मत कराओ, तो उस केस में आपको एज ए सीरीज मिलता रहेगा पर मंथ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए आपको हो जाएगा, मतलब डे टू डे रोजमर्रा के खर्चे के लिए आपका पैसा आता रहेगा, ठीक है ना। चलो, समझ में आया। तो अब इस एम्प्लॉय ने, मिस्टर सागर ने 60% ऑफ हिज पेंशन रिसीव्ड करके वो कम्यूट करा लिया है। तो आपको 5,000 रुपए मिल रहा था, 5,000 रुपए का अब आपका 40% क्या होगा, अनकम्यूटेड होगा। सिंपल सी बात है। अब क्या करा सकते हो, इसका 40% निकाल लो और इस 5,000 का 60% निकाल लो, ठीक है। 60% आपका क्या हो जाएगा, कम्यूटेड हो जाएगा, और 40% आपका मतलब अनकम्यूटेड रहेगा। 60% कम्यूटेड है और 40% अनकम्यूटेड है। तो आपको अनकम्यूटेड 40% मतलब 2,000 रुपए, कितना, 2,000 रुपए क्या रहेगा, अनकम्यूटेड रहेगा, ठीक है। 2,000 रुपए, ओके। चलो, अब उसके बाद ये 60% कितना दे रखा है, 3 लाख रुपए दे रखा है। मतलब कि जो 60% है आपका कम्यूटेड है, वो 3 लाख रुपीज दे रखा है। चलो, अब आराम से निकाल लोगे भाई, 3 लाख रुपए है तो उसे 100% बना लो भाई, कितना हो जाएगा टोटल, 3 लाख मल्टी डिवाइड कर दो 60%, तो आपका टोटल कितना है पेंशन पता चल जाएगा। 3 लाख डिवाइड कर दो 60%, 5 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। आपने 3 लाख रुपए कम्यूट करा लिया है, तो 2 लाख रुपए अनकम्यूटेड रहेगा, ठीक है। ओके, ये 2 लाख रुपए अनकम्यूटेड है, 3 लाख रुपए कम्यूटेड है। तो अब आपको किस बेसिस से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ही इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब देखो, अभी हमने बताया था सबसे पहले चार्ट बनाओ, चार्ट बनाना है, पेंशन, पेंशन का चार्ट बना लिए। अब एक आपका अनकम्यूटेड, एक कम्यूटेड, तो कम्यूटेड एक साइड, ठीक है, अनकम्यूटेड एक साइड, ठीक। अनकम्यूटेड कितना है, 3 लाख रुपीज, और कम्यूटेड कितना है, 2 लाख रुपए, सॉरी, कम्यूटेड कराया 3 लाख, अनकम्यूटेड पोर्शन आ जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। ये आ गया। तो अब आप क्या हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आप जानते हो अनकम्यूटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा, तो आपका ये 2,000 रुपीज क्या रहेगा, अनकम्यूटेड रहेगा। तो अनकम्यूटेड वाला पोर्शन निकालो, कितना कितना बन रहा है। पहले तो आपको ये 5,000 रुपए मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, मतलब आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ आ गया, 24,000। ये अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल होगा, याद रखना। उसके बाद 40% 2,000 रुपए, तो आपका फरवरी मार्च मतलब 2 महीने का, तो आपका ये 20,000 हो गया। 5 चौक 20, 20,000 प्लस 4,000, टोटल मिला करके कितना हो गया अनकम्यूटेड, 24,000, ठीक है। तो ये 24,000 आपका क्या रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अब आता है आपका कम्यूटेड पेंशन के केस में, 3 लाख रुपए आपने कम्यूट कराया। कम्यूटेड पेंशन के केस में हमने दो चार्ट बनाया था, याद है कि भूल गए। मतलब हमने दो चार्ट ये बनाया था, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आप क्या हो जाओगे, फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाओगे, आपका ये जो कम्यूटेड पोर्शन है फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाओगे। अदर एम्प्लॉय हो तो भाई वो टैक्सेबल होगा, अदर एम्प्लॉय के केस में। तो आपका क्वेश्चन क्या है,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो ये फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा 3 लाख रुपए। ओके, समझ में आ गया, तो लेस कर दो एग्जाम्प्ट 3 लाख रुपीज। तो आपका टैक्सेबल पोर्शन कितना आया, केवल 24,000 रुपीज। ठीक है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे भाई, स्टेप वाइज सॉल्व करना। सबसे पहले लिखना मतलब कि चलो, ये फर्स्ट ए डालना, ही द गवर्नमेंट एम्प्लॉई। फिर आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको कम्यूटेड अनकम्यूटेड निकालो चाहे कम्यूटेड निकालो, ठीक है ना। अनकम्यूटेड पेंशन के केस में हमने बताया जैसे अभी वैसे सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद कम्यूटेड पेंशन का निकालना। ठीक है, चलो। तो अभी ये आपको इसका फर्स्ट सोल्यूशन हो गया, सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई एंड रिसीव्ड ग्रेचुटी 5 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। मतलब प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, ठीक है। ओके, तो ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय रिसीव ग्रेचुटी ऑफ ₹5 लाख एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। चलो कोई बात नहीं है बेटा। तो अब आप इस केस में पहली बात तो दो पोर्शन बना लो, आपका सबसे पहले कम्यूटेड और अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड के केस में फुल्ली टैक्सेबल होता है, जानते हो, ठीक है। फुल्ली टैक्सेबल मतलब चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। और आपका अनकम्यूटेड के अकॉर्डिंग, भाई अगर आप प्राइवेट हो और ग्रेजुटी रिसीव हो रही है, ग्रेजुटी रिसीव होगी तो क्या होगा बताओ बेटा, 1/3। हमने बताया था ग्रेजुटी रिसीव हो रही है तो 1/3 मल्टीप्लाई करोगे कम्यूटेड पोर्शन। कम्यूटेड कितना कराया था आपने, 60%, मतलब 3 लाख रुपीज। डिवाइड कर दोगे 60 मल्टीप्लाई 100, आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो करके दिखाओ भाई कैलकुलेटर से। हाँ बेटा, कर लिए हो ना। देखो, अब ये 60% है, यहाँ परसेंट लिखोगे, 100% लिखोगे, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो, आप इसे कैलकुलेटर यूज होता है भाई एग्जाम में, कैलकुलेट कर लो। मैं नहीं तो इसे क्या कराता, ऐसे जीरो जीरो कैंसिल कराता, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, जीरो जीरो आपको कैंसिल करने की, ठीक है। 3 लाख रुपीज डिवाइड कर दो 60%, कितना बन जाएगा, 5 लाख रुपीज। ओके, 5 लाख का 100% 5 लाख ही आएगा, ठीक है। इसे डिवाइड कर दो 3 से, कितना आ जाएगा, 1,66,666, 66 या 67 कर सकते हो, 1,66,666। ओके, अब आपको भाई कितना कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुआ था, 3 लाख रुपीज। ओके, 3 लाख रुपीज में से इतना माइनस कर दोगे तो आपका निकल कर आ जाएगा टैक्सेबल पेंशन, ठीक है ना। टैक्सेबल पेंशन आपकी आ जाएगी, आपका 1,66,600 आया, 666 आया है, ठीक है। तो अब इसे आप माइनस कर दो 3 लाख से, 1,66,666, तो आ जाएगा आपका सिंपल वही, आ गया 1,33,334। अगर वहां 67 कर देते तो यहाँ 33 आता, ठीक है। चलो, तो आपका टैक्सेबल कितना पोर्शन हो जाएगा, 1,33,334 आ जाएगा, ठीक है। ये टैक्सेबल पोर्शन आ जाएगा कम्यूटेड का। और ये फुल्ली टैक्सेबल हमने अनकम्यूटेड वाला बताया था भाई, 5,000 रुपए कितने महीने, 4 महीने, 10, 11, 12, 1, 4 महीने हुए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, प्लस आपको क्या भाई, फिर उसके बाद 60% कम्यूट करा लिए, तो भाई 20%, 40% कितना बन रहा है, 2,000 अनकम्यूटेड। और कितने महीने का, जनवरी, जनवरी, नहीं नहीं नहीं, फरवरी मिल रहा है, फरवरी मार्च, 2 महीने का, ठीक है। तो 2 महीने का वही सिंपल 24,000 यहाँ भी बन जाएगा। तो 24,000 ये हो गया, 1,33,334 ये हो गया, ठीक है। ये आपका बी पॉइंट का आंसर है। चलो, अब हम बात करेंगे आपका सी पॉइंट में। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा दे रखा है इलिस्ट्रेशन में, इसमें आपका क्या हो जा रहा है, प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जा रहा है सारे के सारे कंसेप्ट, ठीक है ना। मतलब जितने भी टाइप है वो सारा सब कुछ रिवीजन हो जा रहा है। चलो,
अब आपका क्या आएगा, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय डिड नॉट रिसीव ग्रेचुटी। बस इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे 1/2 कर देना, हो गया। सेम 3 लाख रुपए डिवाइड करोगे 60%, मल्टीप्लाई 100%। कुछ नहीं है, चाहे तो यह आप 100% जो यहाँ लिख रहे हो, परसेंट परसेंट कट जाएगा, कर दो, कुछ नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कैलकुलेटर है ये कर लोगे। तो अब इसमें क्या होगा, आपका कितना एग्जम्पशन पोर्शन आएगा, 3 लाख डिवाइड बाई 60%। ठीक है, अगर फिर 100% कर दोगे तो 5 ही लाख रुपए आएगा। बताओ बेटा, 100 रुपए का 100% करोगे तो 100 ही तो आएगा। सिंपल है, किसी भी अमाउंट का 100% सेम अमाउंट आएगा। तो इसका 100% करोगे 5 लाख, देखो सबसे पहले इसका 3 लाख डिवाइड बाई 60% कर दिए। ठीक है, फिर उसका 100% करना है, फिर डिवाइड करना है 2 से, कितना आएगा, 2,50,000। 2,50,000 आ गया आपका ये। अब इतना आपका क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको वो सॉरी, आपको कितना रिसीव हुआ था कम्प्यूटेड पेंशन, 3 लाख रुपए। ठीक है, 3 लाख रुपए से आपका एग्जाम्पशन हो गया 2,50,000, तो टैक्सेबल कितना आएगा, 50,000। ओके, 50,000 टैक्सेबल हो गया। और अनकम्प्यूटेड, ये तो कम्प्यूटेड का पोर्शन था, ठीक है, कम्प्यूटेड पेंशन, कम्प्यूटेड। अनकम्प्यूटेड पोर्शन में क्या है, वही सेम है भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 5-5 हजार रुपए मिलेगा, 4 महीने, कितना हो जाएगा, 20 हजार हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका भाई 2 हजार रुपए जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, 2 महीने मिलेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 4,000। टोटल 24,000 सेम आ जाएगा। चलो, तो ये हो गया आपका इलिस्ट्रेशन थर्ड, कंप्लीट समझ में आया होगा बेटा। तो ये आपका देखो सेम टू सेम बी में 1,33,000, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना टैक्सेबल होगा निकल के आ जाएगा। ठीक है, 24,000, 1,33,333। ठीक है, ओके, ये देखो यहाँ पे 50,000, 24,000, 74,000 आपका टैक्सेबल पेंशन आ जाएगा। ये आपको क्वेश्चन इतना नहीं निकालना होगा भाई, ये एक लेंदी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन का ये एक पार्ट बनेगा। ठीक है, उसमें आपको टैक्सेबल पेंशन निकालना होगा। चलो, अब आपका क्या है, एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेंशन रिसीव बाय रिसिपिएंट आप गैलेंट्री अवार्ड। अब आपको गैलेंट्री अवार्ड मिलता है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन कैसे मिलती है। ठीक है, चलो, ये आपका एक छोटा सा कंसेप्ट है। एनी इनकम बाय वे ऑफ पेंशन रिसीव बाय इंडिविजुअल एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम tax if such individual was an employee of central government and he has awarded परमवीर चक्र, मतलब उसे किस चीज से अवार्ड किया गया है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, आर सच एज मतलब कि गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं ये। ठीक है, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन हिज बिहाफ इन केस ऑफ डेथ ऑफ सच इंडिविजुअल, मतलब कि आप जानते हो डिफेंस सेक्टर में वो किसी भी पर्सन को अगर जॉब लगती है और बॉर्डर में उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, तो उनके वाइफ को या फिर जो है घर पे क्या मिलती है, गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो एनी इनकम बाय वे ऑफ फैमिली पेंशन, ये देखो फैमिली पेंशन वगैरह जाएगा कि नहीं जाएगा भाई, वो शहीद हुआ है, ठीक है, तो उसके घर में क्या जाएगा, बाय वे ऑफ पेंशन रिसीव बाय अ मेंबर ऑफ हिज ऑफ द फैमिली सच इंडिविजुअल शैल बी एग्जम्प्ट अंडर दिस क्लॉज। उस केस में उनको भी एग्जम्पशन मिलेगी। फैमिली इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल मीन, इंडिविजुअल किसको किसको पेंशन मिलेगी, तो अगर उसकी जीवन साथी है, मतलब स्पाउस, ठीक है, चिल्ड्रेन, उनके बच्चे, आप इंडिविजुअल, उसके बाद पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर इंडिविजुअल हो, और एनी ऑफ देम होली डिपेंडेंट होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, चाहे मम्मी पापा, भाई बहन, वो होली डिपेंडेंट होना चाहिए उस पे। ठीक है, चलो, तो ये एग्जम्पशन मिल जाएगा उसको भी। ठीक है, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 1018 वुड बी अवेलेबल टू एन असेसी irrespective ऑफ regime अंडर द
ही while he pay tax। चलो, ये आपका एक नोट में लिखा हुआ कह रहा है एग्जम्पशन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांटेड टू डिसेबल पर्सोनल आर्म्ड फोर्स। अभी बताया था ना, आर्मी के जवान हु हैव बीन इनवैलिडेट मतलब कि इनवैलिडेड ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी कंट्रीब्यूटेबल टू अ मतलब कि aggravated by such service, the entire disability person disability element service element of the pension granted to member of naval military air force who have been invalidated out of naval military of air force। ये सारा सब कुछ जो हमने बता दिया है वही है, ठीक है ना। कोई भी डिफेंस सेक्टर में जॉब करता है, अगर वो किसी भी प्रकार से डिसेबिलिटी हो जाता है तो उसके केस में उसको क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है, ठीक है। चलो, तो क्या कह रहा है, एग्रीव्ड बाय वे ऑफ सच सर्विस वुड बी एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। चलो, ठीक है, पढ़ लेना बेटा। ये एग्जाम भाई आपको क्या है, नोट में दे रखा है, तो आप पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। चलो, अब आपका एक पोर्शन बचा है ग्रेचुटी। क्या है, ग्रेचुटी, जो आपको भाई इसके पेंशन से पहले पढ़ाना था, लेकिन बाद में पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में पूरा आएगा, ठीक है। ग्रेचुटी इज अ वॉलेंट्री पेमेंट। ये क्या है, वॉलेंट्री पेमेंट है, मेड बाय एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर चाहे तो पे करे या तो ना पे करे। इन एप्रोप्रिए मतलब इन एप्रिएशन मतलब एप्रिसिएशन ऑफ सर्विस मतलब रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। मतलब एप्रिसिएशन का मतलब ये होता है, अगर आप ग्रेचुटी प्रोवाइड करोगे तो वो एम्प्लॉय बहुत ही इफेक्टिवली और इफिशियंट मैनर में वर्क करेगा, ठीक है ना। आप जानते हो कोई कोई एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा सुस्त काम करता है, कोई बहुत एक्टिव काम करता है। तो अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो सही तरीके से काम नहीं करता, तो उसे अगर आप क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, एप्रिसिएशन देते हो, मतलब एप्रिसिएट करते हो कोई भी चीज प्रोवाइड करके, तो वो फिर एक्टिव होके वर्क करता है, ठीक है ना। चलो, नाउ अ डे ग्रेचुटी हैज इनकम अ नॉर्मल पेमेंट applicable to all employee। In fact, payment of gratuity act 1972 in is a statutory recognition of the concept of gratuity। Almost all employee entire into agreement with the employee to pay gratuity। ठीक है, कह रहा है कि ग्रेचुटी एक्ट 1972 मतलब एक ग्रेचुटी एक्ट है। अब किस तरीके से पे कर रहा है, एज पर ग्रेचुटी एक्ट पे किया जा रहा है या फिर ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं पे किया जा रहा है, दोनों में एग्जम्पशन अलग अलग है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है एम्प्लॉय इन फैक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 इज द स्टैट्यूटरी एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय टू द पे ग्रेचुटी एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेचुटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। तो अब इसमें एग्जम्पशन कैसे मिलेगी, देखो, ग्रेचुटी है रिसीव ड्यूरिंग द सर्विस। अगर आप सर्विस कर रहे हो, ठीक है, उस वक्त ग्रेचुटी अपनी रिसीव कर रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, याद रखना। जैसे इसके पहले पेंशन वाले में हमने बताया था, आपका कम्यूटेड अनकम्यूटेड, अनकम्यूटेड फुल्ली टैक्सेबल था, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। वैसे ही आपकी ग्रेचुटी है, अगर आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट या सर्विस क्या करते हो, आप ग्रेचुटी को रिसीव करते हो तो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अगर रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, अब रिटायरमेंट या डेथ के केस में आपका दो केस बनता है। आप क्या निकल जाओ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाओ। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फुल्ली एग्जाम्प्ट। बेनिफिट किसमें है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। देखो, पेंशन वाले में भी कम्यूटेड हो और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, फुल्ली एग्जाम्प्ट। ओके, अगर अदर एम्प्लॉय हो तो उसके केस में दो केस था, फर्स्ट ग्रेचुटी रिसीव्ड, सेकंड ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड। ग्रेचुटी रिसीव्ड होगा तो आपको 1/3 कम्यूटेड डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको ग्रेचुटी नहीं रिसीव हुई, 1/2 कम्यूटेड पेंशन डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। इतना एग्जाम्पशन मिल रहा था। अब यहाँ पे भी सेम है, अगर आपको ग्रेजुटी रिसीव हो रही है कब,
एट द टाइम ऑफ डेथ या फिर रिटायरमेंट। तो दो केस बनेंगे, अगर गवर्नमेंट हो फुल्ली एग्जाम्प्ट हो, नॉन गवर्नमेंट हो अदर देन मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो दो केस बनेगा। अगर आपकी ग्रेजुटी एक्ट के अकॉर्डिंग मिल रहा है, मतलब कि जो आपकी ग्रेजुटी है वो कवर्ड है अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, या फिर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेजुटी एक्ट 1972, तो इन केस में अलग अलग एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है, चलो। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मतलब आपको तीन चार पॉइंट बताए जाएंगे, जो सबसे लोअर होगा उसी के एग्जाम्पशन मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 20 लाख रुपीज सीलिंग लिमिट, दोनों में 20 लाख रुपीज है, चाहे वो ग्रेजुटी एक्ट के अकॉर्डिंग हो या फिर ग्रेजुटी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कवर्ड हो, तो दोनों में 20 लाख रुपीज। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या है आपका, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट में आपका ग्रेजुटी रिसीव्ड, मतलब जो भी एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड होगा वो। ठीक है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। अब थर्ड पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यही मेन पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है, 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर द यूरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आर पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ टू बी टेकन एज ए 26। मतलब कि आपका भाई कितने दिन माना जाएगा, 26 डेज, क्योंकि आप जानते हो भाई संडे भी होता है। ठीक है ना, लास्ट मंथ में आपका जो भी मंथ रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 26 मंथ का रहेगा। ठीक, और एक चीज देखो, 50 डेज की सैलरी बेस्ड ऑन द लॉस्ट ड्रॉन सैलरी, मतलब 15 दिन की सैलरी जो लॉस्ट ड्रॉन सैलरी होगी फॉर यूरी कंप्लीटेड ईयर। यूरी कंप्लीटेड ईयर का मतलब आप मान लो 20 साल जॉब कर लिए, उसके बाद 3 महीने, 20 साल 6 महीने, 20 साल 8 महीने, तो ये कंप्लीटेड ईयर का बनेगा, ये आपको समझना है। ठीक है ना, चलो। अब भाई आपका जो भी पोर्शन, अगर आपका क्या कह रहा है, यूरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस आर पार्ट इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ, अगर आपका 6 मंथ एक्सीड हो जाता है, क्या हो जाता है, 6 मंथ। अब जैसे ये 20 ईयर्स 0.3 था, 3 मंथ, और ये आपका 20 ईयर 6 मंथ है, तो ये दोनों 20 ईयर माने जाएंगे। कितने माने जाएंगे, 20 ईयर माने जाएंगे कंप्लीटेड ईयर, और इसे कितना मानेंगे, 21 ईयर मानेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, मतलब 6 मंथ एक्सीड कर जाएगा तो आपका भाई एक कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा। अगर 6 मंथ या 6 मंथ से कम है तो आपका भाई उससे जो प्रीसीडिंग ईयर होगा उतना ही तक माना जाएगा। एग्जाम्पल जैसे 25 मल्टीप्लाई 25 ईयर मल्टी, और 25 ईयर 2 मंथ है, 2 मंथ है, तो आपका क्या होगा भाई, 25 कंप्लीटेड ईयर होगा। ठीक है, अगर ये जो मंथ है 6 मंथ एक्सीड कर जाता है, 6 मंथ एक्सीड कर जाता है, तो कंप्लीटेड ईयर माना जाएगा 25 ईयर। ओके, समझ में आया। पार्ट ऑफ द ईयर का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने बताया लास्ट टर्म सैलरी क्या होगा, वो आपकी 26 डेज की ली जाएगी। ठीक है, चलो अभी हम समझाते हैं इसको। फिर उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट, अगर आपका ग्रेजुटी एक्ट के अकॉर्डिंग कवर्ड नहीं है, तो हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज लास्ट 10 मंथ सैलरी, मतलब कि लास्ट हाफ ऑफ द सैलरी का मतलब ये है, हाफ ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, सबसे पहले मतलब समझो, उसके 10 साल की एवरेज सैलरी निकालो, कितने, 10 महीने की, सॉरी 10 मंथ की एवरेज सैलरी फॉर यूरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब पूरे कंप्लीटेड ईयर सैलरी का मतलब है, फ्रैक्शन इग्नोर कर दोगे। जैसे कि अब मान लो 27 लाख 8 मंथ है, तो कितने ईयर होंगे, 27 ईयर ही होगा। ठीक है, अगर आप ग्रेजुटी एक्ट के अकॉर्डिंग कवर नहीं हो तो इस बेसिस पे, मतलब हाफ ऑफ सैलरी, हाफ मंथ ऑफ सैलरी, हाफ मंथ ऑफ सैलरी। अब हाफ मंथ ऑफ सैलरी कैसे निकलेगी, बेस्ड ऑन द एवरेज लास्ट डन 10 मंथ सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, 10 महीने की एवरेज सैलरी निकालो और यूरी कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, चलो, तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अगर ये 3 पॉइंट है तो इनमें से जो भी लोअर आएगा वो आपका क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। चलो, इसको आप अच्छे से समझो क्वेश्चन के साथ। चलो, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है, मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15 जून
2024 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर 8 मंथ। अब देखो, अगर आप ग्रेजुटी एक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कवर्ड है ग्रेजुटी एक्ट में, तो आपको कितने साल की इसी जॉब मानी जाएगी? 27 ईयर की जॉब। अगर आप ग्रेजुटी एक्ट में कवर्ड नहीं है तो 27 नहीं, 26 ईयर ही माना जाएगा। ठीक है, चलो। आप सर्विस एंड रिसीव ग्रेजुटी आप ₹50 लाख। मतलब कि देखो, सबसे पहला आप क्या होगा, आपका ग्रेजुटी एक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना, एज पर एक्ट है या फिर एज पर एक्ट नहीं है, नॉट फॉर मतलब नो। तो अब देखो, अगर एक्ट के अकॉर्डिंग है तो 20 लाख सीलिंग लिमिट दोनों में बताए थे। फिर उसके बाद ग्रेजुटी एक्चुअल रिसीव 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख। अब इसमें ए, बी, सेकेंड और थर्ड, थर्ड पोर्शन इंपॉर्टेंट हो गया पास। दो पोर्शन तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब भाई उसके बाद क्या कह रहा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज सैलरी वाज, मतलब रिटायरमेंट के टाइम में अगर वो सैलरी रिसीव कर रहा है तो आप जानते हो, अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट है तो दो केस बनेंगे, वो भी एक ग्रेचुटी क्या है एज पर क्या है ग्रेचुटी एक्ट, तो ये फर्स्ट, अगर ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है तो सेकेंड। चलो, तो ये बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, कमीशन दे रखा है, बोनस दे रखा है। कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेचुटी एज्यूमिंग, अब इसमें कह रहा है कि टैक्सेबल ग्रेचुटी निकालो, मतलब एग्जम्पशन निकाल लोगे तो टैक्सेबल निकल आएगा। कितना पोर्शन, 15 लाख रुपए इसमें मिला है, कितना मिला है? 15 लाख रुपए मिला है। अब ये जो कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, एग्जम्पशन निकाल रहे हो ना, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्प्ट है तो इससे माइनस कर देना, कितना टैक्सेबल है निकल आएगा। तो सबसे पहले ए पॉइंट में, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, क्या है वो? प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है एंड कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। फिर कह रहा है सेकंड बी पॉइंट में, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय नॉट कवर्ड ग्रेचुटी एक्ट, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो बेटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अभी हमने बताया था, ठीक है, अगर आपका रिटायरमेंट के टाइम में ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो वो आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। क्या रहेगा? फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। तो थर्ड पोर्शन में जो 15 लाख रुपए मिल रहा है, 15 लाख रुपए में से माइनस कर देना 15 लाख रुपए, कितना आ जाएगा? नील आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को इन दोनों को करना है, ए और बी को। ए और बी में सबसे पहले कवर्ड पेमेंट ग्रेचुटी एक्ट, प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट होता फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाता, प्राइवेट सेक्टर है। अब दो केस है, गवर्नमेंट इंप्लॉय हो नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय हो। सबसे पहले क्या है, सॉरी गवर्नमेंट इंप्लॉय नॉन गवर्नमेंट नहीं है, ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग कवर्ड है या फिर नहीं कवर्ड है। तो अंडर ग्रेचुटी एक्ट है तो ये पहला वाला, नहीं है तो सेकेंड वाला। तो चलो, सबसे पहले कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके केस में आपको क्या निकालना होगा? 15 डेज, लास्ट ड्रॉन सैलरी, ये सारा सब कुछ। और इसके केस में कंप्लीटेड ईयर कितना होगा बताओ? आपको फ्रैक्शन अगर 6 मंथ एक्सीड हो जाता है तो कंप्लीट ईयर माना जाता है। तो इस केस में आपका 27 ईयर रहेगा, इस केस में आपका 26 ईयर रहेगा। ठीक है, ओके। हाँ बेटा, तो अब आपको एक चीज याद रखना है, हमने आपको एचआरए में, एचआरए में पढ़ाया था 10% ऑफ सैलरी, 40 या 50% ऑफ सैलरी, ये पढ़ाया थे ना। तो एचआरए के लिए सैलरी निकालना हमने बताया था आपको, बेसिक सैलरी, डीए, वो भी जो डीए होता है परसेंटेज ऑफ डीए, ओके, वो, और परसेंटेज ऑफ कमीशन, वो दोनों को सबको ऐड कर दोगे तो किसके लिए निकल आती थी? एचआरए के लिए सैलरी निकल आती थी। ठीक है, तो आपको सेम टू सेम इसमें करना है, किसके लिए? जब आप क्या हो, ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग कवर्ड ना हो। ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग कवर्ड ना हो तो आपको किस प्रकार की सैलरी निकालनी होगी? 10 मंथ की एवरेज सैलरी। बताओ, 10 मंथ की एवरेज सैलरी कितने दिन की निकलेगी? अभी हमने ऊपर पढ़ाया ना, आपको कितने दिन की सैलरी निकालनी है? 10 मंथ की एवरेज सैलरी, हाफ ऑफ 10 मंथ, सॉरी, हाफ ऑफ 10 मंथ मतलब 1/2 कर देना, हाफ ऑफ एवरेज सैलरी, ये कर लोगे। फिर उसके बाद फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, मतलब कंप्लीटेड ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक, 1/2 एवरेज सैलरी मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी निकाल दोगे
तो अब 15 डेज सैलरी किस बेसिस पे होना चाहिए? लास्ट ड्रन सैलरी के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फॉर यूरी कंप्लीटेड ईयर एक्सेस अगर 6 मंथ है तो उसे आप फ्रैक्शन को भी ऐड करोगे। तो आपको क्या करना है, 15 डेज की सैलरी निकालनी है। ठीक है। 15 डेज की सैलरी निकालने के बाद बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रन सैलरी, और 15 उसके बाद कंप्लीटेड ईयर आपको लिखना है, मल्टीप्लाई कर देना है 15, और जो आपका लास्ट मंथ होगा। बताओ 15 डे की सैलरी कैसे निकलेगी भाई? आपको 30 डेज में जितनी सैलरी मिलती है उससे डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई 15 डे, और लास्ट रन सैलरी जो भी है, अब लास्ट रन सैलरी जो भी दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर। बताओ बेटा, समझ में आया? 15 डेज की सैलरी कैसे आएगी? मान लो आप 12 महीने टोटल जॉब करते हैं, ठीक है ना, 12 महीने। तो अगर 1 महीने की निकालनी है तो क्या करोगे, 1/12, सिंपल। ठीक है। अब 1/12 मल्टीप्लाई जितनी सैलरी है। वैसे ही सेम टू सेम, अगर 15 डेज की सैलरी निकालनी है तो 15 डेज डिवाइड बाई 30 होना चाहिए। लेकिन इसमें जब बता दिया है, कह दिया है कि 30 डेज नहीं लेना, आपको कितने दिन लेना है, 26 डेज लेना है। ठीक है। आप 30 डेज लिख कर काट लेना, 30 डेज लिख कर काट के 26 डेज लिख लो। ठीक है। ये करना है। उसके बाद लास्ट ड्रॉन सैलरी, वो भी इसमें आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होगी वो एचआरए वाली नहीं होगी, केवल भाई बेसिक सैलरी और डीए आएगी। ठीक है। तो ये आपकी बेसिक सैलरी दे रखी है कितनी, 50,000 पर मंथ, और डीए कितनी दी है, 10,000। तो यही केवल आएगा। अगर नॉट कवर्ड ग्रेजुटी एक्ट है तो एचआरए के अकॉर्डिंग आपको सैलरी निकालना होगा। तो सबसे पहले आपका क्या आता है, कंप्यूट करो भाई कि आपकी सैलरी कैसे निकलती है। 15 डेज की सैलरी वाला हम बात करेंगे। तो 15 डिवाइड बाई 26, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे 50,000, ठीक है, प्लस 10,000। ओके, 10,000। तो अब क्या करोगे, कंप्लीटेड ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, कंप्लीटेड ईयर से। कंप्लीटेड ईयर क्या है बेटा आपका, इस केस में यदि आप कवर्ड है ग्रेजुटी एक्ट के अकॉर्डिंग, भाई आपका कितने मंथ दे रखा है, बताओ बेटा, 26/8। तो मतलब 6 मंथ एक्सीड है तो फ्रैक्शन को आप राउंड अप करके 27 ईयर कर लेना। तो ये आपकी एग्जम्पशन निकल आएगी यदि आप किस एक्ट के अकॉर्डिंग है, ग्रेजुटी एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो आपका सबसे पहला पॉइंट कितना दे रखा था, ये आपका मान लो ए पॉइंट है, और बी पॉइंट क्या आता है, इसकी सीलिंग लिमिट आती है। ठीक है। सीलिंग लिमिट कितनी होती है बताओ बेटा, सीलिंग लिमिट 20 लाख बताए थे अभी, लिमिट 20 लाख। ठीक है, 20 लाख, ये आ गया। उसके बाद ग्रेचुटी रिसीव्ड, थर्ड पॉइंट मतलब सी पॉइंट, ग्रेचुटी रिसीव्ड। ग्रेचुटी रिसीव्ड आपकी दे रखी है 25 लाख, वो 15 लाख रुपीज, सॉरी 15 लाख दे रखा है, ये कर लो। और आपका ए पॉइंट कितना निकल के आएगा, कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो, कितना आ गया भाई आपका, 50,000 प्लस 10,000 आएगा 60,000, मल्टीप्लाई 27। आप क्या करोगे फिर, आप मल्टीप्लाई 15 डिवाइड बाई 26, आपका आ जाएगा 9,34,615। कितना आ गया बेटा, 9,34,615, 9,34,615। तो इससे आप लोअर अमाउंट एग्जाम्प्ट रहेगा, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो बताओ लिस्ट क्या है भाई, आपका ये अमाउंट है। ठीक है। ये तो आपको 9,34,615 का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, कितने से, 15 लाख जो आपको ग्रेजुटी रिसीव्ड है। तो इससे माइनस कर दो 15 लाख, आपकी निकल आएगी टैक्सेबल ग्रेजुटी। कितना टैक्सेबल निकल के आ गई है बेटा, आपकी टैक्सेबल ग्रेजुटी है 5,65,385 हो जाएगा, 4 है तो। ठीक है। तो 5,65,385 आ जाएगा। ये आपकी क्या निकल कर आ गई है, एज पर ग्रेजुटी एक्ट, एग्जम्प्ट टैक्सेबल ग्रेजुटी, सॉरी टैक्सेबल ग्रेजुटी आ गई है। ओके, टैक्सेबल ग्रेजुटी आ गई है। अब आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना,
अब आपको केवल ये वाला माइनस हटा देना है। फर्स्ट पॉइंट केवल चेंज रहेगा। फर्स्ट पॉइंट में यदि आप ग्रेचुटी एक्ट में नहीं कवर्ड है तो क्या होगा बेटा बताओ। फर्स्ट पॉइंट में आपका क्या होगा भाई, हाफ ऑफ 10 मंथ एवरेज सैलरी। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 10 मंथ एवरेज सैलरी कैसे निकालोगे, ये बहुत बड़ा टास्क है, मेन पॉइंट यही है बेटा, अच्छे से समझ लो। तो 1/2 लिखोगे। फिर क्या करोगे भाई, आपको एचआरए की सैलरी निकालनी होगी। एचआरए की सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी डीए परसेंटेज ऑफ कमीशन। ठीक है। तो आपकी 10 मंथ की निकालनी है एवरेज। तो कैसे एवरेज कैसे निकलता है, सबसे पहले ये बताओ। तो अगर मान लो बेसिक सैलरी है तो बेसिक सैलरी 50,000 मल्टीप्लाई 10, एवरेज कैसे निकलता बताओ बेटा। 50,000 मल्टीप्लाई 10 मंथ का एवरेज डिवाइड कर देते कितने से, भाई आपको कितने मंथ का, 10 मंथ का एवरेज सैलरी निकालना है ना। तो आपको लास्ट में 10 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। ठीक है। तो 10 10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 50,000 आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हो या तो फिर ऐसे पूरा कर सकते हो। 50,000 मल्टीप्लाई 10 बेसिक सैलरी आ गई, प्लस उसके बाद डीए, डीए आपका रिटायरमेंट बेनिफिट वाला, क्योंकि एचआरए की सैलरी यहाँ पे निकलेगी। तो 10,000 का 60%, 10,000 का 60% मतलब 6,000 रुपए, 6,000 रुपए मल्टीप्लाई 10। फिर आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ कमीशन 1%, 120 लाख का। अब देखो ये 120 लाख रुपए जो दे रखा है, 12 महीने की सैलरी है। अब बताओ 10 महीने की, सॉरी, टर्नओवर निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई। आप 10 मंथ की टर्नओवर निकालना है तो कैसे निकालोगे, देखो आपका टोटल 12 महीने का दिया है, 10 महीने का निकालना है, और टोटल कितना दे रखा है भाई 120 लाख। तो 120 लाख है ना, हाँ 120 लाख रुपए। तो 120 लाख टोटल 12 महीने का है, तो भाई 12 से डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई 10, तो आ जाएगा 10 महीने की एवरेज। ओके। फिर इसका क्या निकाल दो, 1%। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। क्या करोगे, सबसे पहले आप 120 लाख कैलकुलेटर में ले लो, फिर उसको डिवाइड कर दो 10 से, 12 से डिवाइड करना है। ठीक है। 120 लाख कैलकुलेटर में ले लो, उसके बाद 12 से डिवाइड कर दो। आ गया आपका भाई ये कितने महीने का, 1 महीने का टर्नओवर आ गई। 1 महीने की टर्नओवर कितना है, 10 लाख रुपए। ठीक है। अब आपको कितने महीने का निकालना है, 10 महीने का। तो 10 महीने का 100 लाख, और उसका 1% निकाल लो, आ जाएगा सिंपल। ओके। तो आपको क्या करना है, पूरा लिख कर दिखाना हो, 1% मल्टीप्लाई 10/12 मल्टीप्लाई 120 लाख। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपको कंप्लीटेड ईयर लेना है। कंप्लीटेड ईयर इस केस में कितना आएगा भाई, 26 ईयर। ओके, 26 ईयर आ गया। हाँ बेटा, तो अब ये आपका क्या निकल के आ जाएगा भाई, 10 मंथ की एवरेज सैलरी 10 से डिवाइड कर दो। ओके, 10 से डिवाइड कर दो। चलो कैलकुलेटर ले लो, सॉल्व करो, कितना आता है आपका। ये लो, आपका ये आ गया है 8,58,000। कितना आ गया, 8,58,000। ठीक। अब लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या रहेगा, एग्जाम्प्ट रहेगा। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग क्या है, 8,58,000। तो आपको एग्जाम्पशन कितनी मिल जाएगी, 8,58,000। और आपको ग्रेजुटी कितनी रिसीव हुई है, 15 लाख की। 15 लाख माइनस, चलो 15 लाख माइनस 8,58,000, 8,58,000 माइनस कर दोगे तो आपका 6,42,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। चलो अब नीचे आंसर मैच कर लो बेटा। देखो सबसे पहले ए पॉइंट देख लो। ए पॉइंट में कितना है आपका भाई, 15 लाख ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है। उसके बाद आपका ये देखो निकल के आया, ये क्या है,
एग्जम्प्ट है तो टैक्सेबल इतना है। फिर बी पॉइंट में अगर आपकी ग्रेजुटी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कवर्ड है तो आपको 15 लाख ग्रेजुटी रिसीव्ड हुई है और इतना एग्जाम्पशन 6,42,000 टैक्सेबल आ गया है। ठीक है, ये आपको हमने बताया कैसे निकालना है सारा सब कुछ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, ये सारा सब कुछ। अब उसके बाद यदि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में फुल्ली एग्जाम्प्ट रहता है बेटा। ये देखो नील आ गया। ओके, बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया है? ठीक है, तो ये आपका था ग्रेचुटी और पेंशन का कंसेप्ट। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आपकी ग्रेचुटी टैक्सेबल होती है, कैसे आपकी पेंशन टैक्सेबल होगी। ठीक है, उसके बाद हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे, 5th पॉइंट पढ़ेंगे, 6th पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर आपका लीव इनकैशमेंट आएगा, ये एक कंसेप्ट और है इंपॉर्टेंट, लीव इनकैशमेंट। फिर प्रोविडेंट फंड, ये सारे के सारे क्या है आपका सब सेक्शन 1 के पार्ट है। अभी आपका परक्यूजिट नहीं स्टार्ट हुआ है। ठीक है, पर्क आपका नहीं स्टार्ट हुआ है, परक्यूजिट जब स्टार्ट होगा हम बता देंगे। ठीक है, ओके। तो ये आपका सैलरी इन ल्यू, अच्छा परक्यूजिट कहीं यहीं से होगा यार। चलो कोई ना, आगे हम लोग करते हैं, फिर देखेंगे कहाँ से क्या है। ठीक है, तो हमने जितना सब कुछ कराया है आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, इसको अपने से रिवीजन करना है और डेली रिवीजन करो भाई, नहीं तो हम जानते हैं कि आपको पक्का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। 100% रिवीजन डेली करो। भाई ये कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा लेकिन भूल जाओगे, क्योंकि इनकम टैक्स में इतना ज्यादा कंसेप्ट है कि याद ही नहीं रहता। भाई बहुत कंसेप्ट है, तो डेली रिवीजन करो, डेली सुबह 1 घंटे 1.5 घंटे। ठीक है, और क्वेश्चन को लगाओ। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के कंसेप्ट के साथ। भाई सेशन अगर पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है, ओके।